नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सवाली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम सर्वनाम के बारे में बतलाएंगे, मतलब जीरो से हीरो तक। आपको बेसिक से जो है हम पूरा हाई लेवल तक आपको बतला देंगे, जो आपको जो है यानी कि 10 क्लास 10 से ले या क्लास 12 से लेकर इसमें तो काम देगा ही देगा। आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप देने के लिए जाएंगे ना, तो ये आपको रूल आपको पढ़ना ही होगा। ताकि हम उतना सिलेबस लेकर चलें, तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम सर्वनाम के बारे में जानते हैं कि सर्वनाम कैसा होता है, क्या होता है। संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है ना, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा धाराएंगे ना, उस संज्ञा के बदले हम संज्ञा एक ही जगह रहेगा, उसके बाद जब हम यूज करेंगे तो जिस चीज़ को यूज करेंगे ना, उसको हम सर्वनाम कहेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरी, वे, हम लोग आदि। ठीक है, तो ये चीज हमको सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण जैसे दिया है, वह एक लड़का है। अब यहाँ पर राम एक लड़का है, क्या दिया गया है उदाहरण कि राम एक लड़का है। राम की जगह पर आप हर जगह हुआ हुआ लगा हुआ है। देखिए, वह पढ़ने में तेज है, यानी कि राम पढ़ने में तेज। उसने कड़ी मेहनत की है, यानी कि राम ने कड़ी मेहनत की है। उसे अवश्य सफलता मिलेगी, नहीं, राम का अवश्य सफलता मिलेगी। इस तीन जगह पर जो है सर्वनाम का यूज किया गया है, यहाँ पे संज्ञा का यूज नहीं किया गया, जो कि संज्ञा राम है। अगर संज्ञा के बारे में आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और आई बटन ऊपर में भी आपको यहाँ पर लिंक दिखता होगा, इस पर जाकर आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, सर संज्ञा का। चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, इसके बारे में कहता क्या है। कहता है कि मोटे अक्षर वाले शब्द सर्वनाम है, क्योंकि ये राम यानी कि संज्ञा के बदले आया है। यदि सर्वनाम का प्रयोग न किया जाए तो शब्द जो है भद्दा हमको दिखने में लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए नीचे में कैसे दिख रहा है। राम एक लड़का है, राम पढ़ने में तेज है, राम कड़ी मेहनती है, राम का अवश्य सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर हरदम हरदम राम राम लगा रहे हैं, तो अच्छा तो देखने में नहीं लगता है। इसी राम को अच्छा देखने में नहीं लगने के लिए यहाँ पर जो चीज़ यूज करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए स्पष्ट तो यहाँ से हो गया। अब क्या है सो हम देख लेते हैं। स्पष्ट है कि वाक्य में सुंदरता को बनाए रखने के लिए संज्ञा का पुनरुक्ति न हो, इसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। यानी कि वाक्य हमको अच्छा देखने के लिए ना, सुंदर देखने खातिर जो है हम जो संज्ञा का बार बार रिपीटेशन नहीं करके हम उसके बदले में सर्वनाम की यूज करते हैं। तो हिंदी में कुल मूल्य सर्वनाम 11 है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ दिया जाएगा कि सर्वनामों की संख्या कितने हैं। याद रखिएगा, सर्वनाम की संख्या 11 है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। इन्हीं मूल सर्वनाम से विभिन्न प्रकार के सर्वनामों की उत्पत्ति हुई। चलिए हम सर्वनाम को कुछ कार्य देख लेंगे, फिर इसका भेद देखेंगे। तो सर्वनाम का कार्य जो है निम्नलिखित है। संज्ञा जहाँ उसी शब्द का बोध कराती है जिसका वह नाम है, वहाँ सर्वनाम किसी भी वस्तु का बोध कराता है यदि पहले वह संज्ञा आ जाए। जैसे राम अच्छा लड़का है, वह मेरा भाई है। सीता अच्छी लड़की है, वह मेरी बहन है। इस कुत्ते को देखो, यह मेरा है। मुझे कई कलमे हैं, वे कीमती है। चलिए अगला हम देखते हैं इसी पर। सर्वनाम नामों संज्ञा के पूर्णवर्ती रोकता है। जैसे पूर्ण पूर्ण पूर्णोक्ति दोष और पूर्णरुक्ति दोष रहित। इसमें दोष है, इसमें दोष नहीं है। मोहन अच्छा लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है। मोहन बीए में पढ़ता है, वह बीए में पढ़ता है। मोहन पढ़ने में तेज है, वह पढ़ने में तेज है। यहाँ पर जो है हर जगह मोहन का यूज हो रहा है और यहाँ पर हर जगह सर्वनाम का यूज हो रहा है। तो ये वाला वाक्य सुंदर है, देखने में अच्छा है, सुस्पष्ट है, और ये थोड़ा भद्दा हमें दिखने में लगता है। इसी भद्दा कलर को दूर करने के लिए हम सर्वनाम को यूज करते हैं। चलिए अगला 3 नंबर दिया गया, सर्वनाम आदर और अनादर, छोटे बड़े का बोध कराता है। जैसे आप मेरी बहन हैं, तो यहाँ पर आदर का बोध कराता है, यानी कि बड़ों का बोध कराता है। तू मेरी बहन है, यानी कि अनादर यानी कि छोटे का बोध कराता है। चलिए आगे हम देखते हैं चौथा कार्य में कहता है कि
सर्वनाम निकटता और दूरी का बोध कराता है। जैसे यह लड़का है, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, तो ये निकटता का बोध कराता है। जहाँ पर भी यह दिया हुआ रहता है, यह एक वचन में, कितना वचन में, एक वचन में, और यहाँ पर यह का जगह पर ये दिया हुआ रहता है तो ये बहुवचन में हो गया, बहुवचन, बहुत सारा, एक से अधिक, तो ये निकट का बोध कराएगा। जहाँ पर यह हुए दिया रहेगा, निकट का बोध कराएगा। लेकिन इसी चीज़ को जहाँ पर वह दिया हुआ रहेगा, यानी कि वह दिया हुआ रहेगा एक वचन में, तो वो दूर का वस्तु का बोध कराता होगा। और जहाँ पर वे दिया हुआ रहेगा, तहाँ पर ये नज़दीक का वस्तु का बोध, मतलब बहुवचन है, ये भी, ये बहुवचन, वचन में बहुवचन होगा, और ये दूर के वस्तु का बोध कराता है। यहाँ पर दिया हुआ भी है कि वह लड़का, तो यहाँ दूर का बोध कराता है, वे लड़का दूर का बोध कराता है, दोनों में यहाँ पर मंथली ब्रैकेट दिए बतलाया। पाँचवां में है कि सर्वनाम निश्चित और अनिश्चित बोध कराती है। जैसे उसे बुलाओ, यहाँ पर जो निश्चित व्यक्ति को बोध कराता है कि उसे बुलाओ, लेकिन उसी में दिया हुआ कि किसी को बुलाओ, यानी कि किसी भी को भी बुला दो, तो ये अनिश्चित में दिया गया, निश्चित नहीं है कि कौन यहाँ पे आएगा। चलिए अगला है इसी में, सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य में संबंध जोड़ता है। जैसे बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया गया है कि सर्वनाम जिज्ञासु को अभियुक्त करता है। जैसे कौन आया है, तुम्हें क्या चाहिए, इस प्रकार के, जैसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहेंगे। चलिए हम आगे इस सब चीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो आगे इस प्रकार से कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ दिया जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ दिया जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। ये जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम को ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 में दिया गया पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 में दिया गया निश्चितवाचक सर्वनाम, नंबर 3 में दिया गया अनिश्चितवाचक सर्वनाम, और नंबर 4 में दिया गया संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 में दिया गया है निजवाचक सर्वनाम, नंबर 6 में दिया गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से जो सर्वनाम की संख्या कितना है? 6। चलिए अगला हम इसी में देखते हैं, इस सभी प्रोनाउन के बारे में, यानी कि सर्वनाम के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है नंबर 1 में आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला नंबर में आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ इसको इस प्रकार रखते हैं, जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम लोग, आप, आपको, उसको, उसकी। उदाहरण से हम समझते हैं। उदाहरण दिया गया है इस प्रकार, मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी, मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। तो यहाँ पर मैंने जो होगा वो बोलने वाले के लिए, मैंने जो होगा वो बोलने वाले के लिए होगा, और आपको जो है वो सुनने वाले के लिए है, और उसकी जो है वो जिसके बारे में चर्चा हो रही है उसके लिए यहाँ पर दिया गया। यानी कि 3 चीज़ का बोध यहाँ पे हो रहा है। तो इस बात में जो है ख्याल रखें कि पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री, पुरुष या सजीव, निर्जीव सभी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इसी में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको उसमें आंसर देना होगा 3। कितना देना होगा? 3। नंबर 1 में कि उत्तम पुरुष होता है, नंबर 2 में मध्यम पुरुष, और नंबर 3 में अन्य पुरुष या अंतिम पुरुष भी होता है। तो चलिए हम तीनों पुरुष के अब हम परिभाषा जान लेते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, मैंने, हम, हमने, मेरी, मेरा, मेरी, हमारा, हमारे आदि को उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी कि इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि बोलने वाले इसके प्रयोग सिर्फ अपने लिए किया करते हैं, यानी कि जो लोग बोलते हैं वो अपने लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आम खाता हूँ, तो मैं जो है यहाँ पर उत्तम पुरुष, लेकिन एक वचन के लिए। हम भारतवासी हैं, यानी कि हम जो है ये उत्तम पुरुष है, लेकिन ये बहुवचन में। चलिए मध्यम पुरुष के बारे में जानते हैं।
मध्यम पुरुष तुम तू तुम आप लोग तुम्हारी तुम्हारा तुम्हारे आपका आपकी आपके आदि सब जो है ये मध्यम पुरुष है, यानी कि ये सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तू अच्छा है, यानी कि हम बोल रहे हैं और जो सुन रहा है, यानी कि तू, ये जो सुन रहा है उसके लिए हो गया, तो ये मध्यम पुरुष हो गया लेकिन एक वचन में। इसी में तुम अच्छे हो, यानी कि ये जो है बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर जो है से मध्यम पुरुष तुम होगा। ठीक है, चलिए इसी में है अन्य पुरुष। क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अतिरिक्त, यानी कि इसको छोड़कर सारे पुरुष जो हुआ, जो बच गया, ठीक है, या जिसके बारे में हम कहते हैं वह, वे, उसका, उसकी, उसका, ये सब जो अन्य पुरुष हो गया। दूसरे शब्दों में वक्ता श्रोता से जिसकी चर्चा करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं, यानी कि बोलने वाले और सुनने वाले, बोलने वाले जिसकी चर्चा करता है उसे हम लोग कहते हैं अन्य पुरुष या अंतिम पुरुष। जैसे वह मोहन होगा, तो यहाँ पर वह जो अन्य पुरुष है लेकिन एक वचन में। वे अच्छे लड़के थे, वे जो होगा अन्य पुरुष है लेकिन ये बहुवचन में। इस प्रकार से ये 4 उदाहरण दिया हो रहेगा। अगला है इसी में कि कभी कभी आदर हेतु वह वस्तु या व्यक्ति के लिए बहुवचन रूप वे, उसका, उसकी, उसके आदि प्रयुक्त होता है। जैसे वे श्री मरांडी है, उसकी पिताजी बीमार है। तो इस प्रकार से जो है ये अन्य पुरुष होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये और वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे किसी संज्ञा का निश्चित रूप, दूरी, निकटता का बोध होता है। जैसे यह पुस्तक है, तो निश्चित रूप से ये निश्चित रूप से पुस्तक है और निकट भी है, यानी कि बगल में है। ये लड़के हैं, यानी कि निश्चित रूप से लड़के हैं और यह निकट भी है। वह हाथी है, निश्चित रूप से हाथी है लेकिन वह दूर में है। वे कलम है, निश्चित रूप से कलम है लेकिन वह दूर का बोध कराता है। नोट में यहाँ पर क्या दिया गया है वो आपको पढ़ना जरूरी होता है। नोट में दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर है, इसे समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो है दिया गया है कि राम अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा है। यहाँ पर राम अभी उपस्थित नहीं है, राम जो है उपस्थित नहीं है, सिर्फ उसकी चर्चा की जा रही है, इसलिए वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, लेकिन इसी में देखिए वाक्य वही रहेगा, तो भाषा वही रहेगा, यानी कि भाव वही रहेगा। इसका में थोड़ा सा बदलाव होने पर देखिए क्या होता है। उसका, यहाँ पर देखिए, उसका नाम राम है, देखो वह पढ़ रहा है। तो राम कुछ दूरी पर है, उसने उसकी ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए वह निश्चित सर्वनाम है, यानी कि राम जो है निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगला है कि तुम्हें प्रतिदिन दूध पीना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यहाँ पर जो है दूध अभी रखा नहीं है, सिर्फ चर्चा किया जा रहा है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन इसी बात को देखिए आगे किस प्रकार से लिखा जाता है। आगे लिखा गया है कि दूध एक गिलास इस दूध को क्यों नहीं पी रहे हो, यह बहुत मीठा है। क्या लिखा गया कि दूध का गिलास निकट है, इसकी ओर इशारा किया जा रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम सिर्फ 2 हैं, कुछ और कौन, यानी कि किसी कोई का ही रूप है। इससे व्यक्ति, वस्तु या भाव का अनिश्चित बोध होता है। जैसे
नदी में कौन तैर रहा है, और निश्चित व्यक्ति है, यानी कि कौन तैर रहा है वो हमें पता नहीं है। ठीक, अगला है नदी में कुछ तैर रहा है, यानी कि नदी में क्या तैर रहा है ये हमें भी पता नहीं है। तो अनिश्चित वस्तु हो गया, यानी कि कोई जीव जंतु या कोई वस्तु तैर रहा होगा। किसी को खिला दो, यानी कि कोई सामान है आपको खाने वाला खाद्य पदार्थ, वो आपको द्वारा आदेश दिया जाए कि किसी को खिला दो, पता नहीं कि किसको हम खिलाएंगे, जानवर को खिलाएंगे या इंसान को खिलाएंगे, ये भी अनिश्चित व्यक्ति हो गया। ठीक है, कुछ खिला दो, ये भी अनिश्चित वस्तु होगा। ठीक है, कुछ बात तो है, ये भी अनिश्चित भाव है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अनिश्चय वाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पर दिया गया है कि कुछ बात, वो ध्यान रखने वाली बात है कि कोई का प्रयोग प्रायः सजीव के लिए होता है, लेकिन कुछ का प्रयोग जो है निर्जीव या छोटे जीव जंतु के लिए होता है। ठीक है, अगला दिया गया है चौथा में संबंधवाचक में कि जो सर्वनाम प्रधान वाक्य या आश्रित वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम को से संबंध जोड़ता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको हम बतलाते हैं कि यहाँ पे दिया गया है, जैसे जो सो उसकी इस जिसकी उसकी जहाँ वहाँ जैसा वैसा जैसी वैसी आदि। इसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं वो देख लीजिए। जो सोता है सो खोता है, यहाँ पर जो का जो है क्या होता है सो, यहाँ पे दिया जो का सो। फिर है जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये सब जैसा वैसा का जो है ये किसी न किसी चीज़ का संबंध बतलाता है और एक दूसरा संज्ञा सर्वनाम का आपस में जोड़ता है, इसलिए हम इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला पॉइंट है कि निजवाचक सर्वनाम। आप निजवाचक सर्वनाम है, इसमें निज या स्वयं का बोध होता है। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, यहाँ पर जो आप है आप मतलब जो है स्वयं का बोध यहाँ कराता है। मैं स्वयं खुद नहीं चला जाऊंगा, यानी कि आप जो है यहाँ पर आपका बोध क्या हुआ, मैं का हुआ, यानी कि स्वयं का हुआ। अगला है आप अपना काम आप ही करते हैं, यानी कि आप अपना काम स्वयं ही करते हैं, यहाँ पर भी स्वयं का बोध हो गया। प्रश्नवाचक पुरुष सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम आप और निजवाचक सर्वनाम आप में अंतर है, इसे समझें। तो इसको समझने के लिए कुछ यहाँ पर लिखा गया है और कुछ उदाहरण दिया गया, तो वो हम पढ़ते हैं, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि आपका प्रयोग आदर के लिए होता है, एक वचन में आप और बहुवचन में आप लोग होता है, लेकिन निजवाचक में आपका साथ एक वचन या बहुवचन की बात नहीं आती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है पुरुषवाचक का एक वचन का बोध हो रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बहुवचन का बोध हो रहा है, लेकिन वही चीज़ है कि वह आप ही चला गया, यानी कि यहाँ पर जो आप है उसमें निजवाचक का प्रयोग हो रहा है। समाज के लोग आप ही उठ खड़े होंगे, तो यहाँ पर आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। अगला देखिए पुरुषवाचक। पुरुषवाचक आप प्रायः मध्यमवाचक या कभी कभी अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन निजवाचक आप तीनों पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप जो है मध्यम पुरुष है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। आपका यानी कि इनका जन्म पोरबंदर में हुआ, यहाँ पर जो आप है वो अन्य पुरुष है। मैं आप ही चला गया या हम लोग आप ही चले गए, ये जो है वो उत्तम पुरुष के बारे में चर्चा कर रहा है। यहाँ पर तू आप ही चला जाएगा, यहाँ पर मध्यम पुरुष के बारे में चर्चा कर रहा है, और इसमें जो है अन्य पुरुष के बारे में चर्चा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि अगला पॉइंट है पुरुषवाचक, यानी कि आप वाक्य में अकेला आता है लेकिन अकेले जाता आता है, लेकिन निजवाचक आप
संज्ञा या दूसरे सर्वनाम के साथ आता है। जैसे आप काम करते हैं, तो यहाँ आप से पहले जो कुछ नहीं, यानी कि सुनना प्लस आप, ठीक है, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर जो आप से पहले राम है, राम जो है वो संज्ञा है, ये निजवाचक सर्वनाम में आ गया। लेकिन यहाँ पर आप से पहले वह है, ये वह क्या है, सर्वनाम है, तो ये जो है निजवाचक सर्वनाम में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से काम करता है। चलिए अगला आपको हम देखते हैं।